गौ माता की जय। समझ सकता हूं आवाज क्यों नहीं आई, क्योंकि 4 दिन से हम यही बोल रहे हैं। थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं। गौ माता की जय 4 दिन से बोल रहे थे। अब इस सेशन में 1 घंटे के लिए कुर्सी की पीठी बांध लेना, क्योंकि अब हम गौ माता को जय करने वाले हैं। इस सेशन का नाम है गौ विज्ञान 2.0। 2.0 का मतलब हुआ गौ विज्ञान का सेकंड वर्जन। लेकिन कमाल की बात यह है कि गौ विज्ञान का 1.0 वर्जन कब आया? हमारे पास गौ विज्ञान कब आया जहां पर हम ये कह सके कि हां ये एक वो गौ विज्ञान है जिसे स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हैं, जिसके ऊपर पीएचडी कर सकते हैं, जिसके ऊपर पेटेंट ले सकते हैं, जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कमर्शियलाइज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं, फैक्ट्री डाल सकते हैं और गौ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को एक वैज्ञानिक विधि से कॉरपोरेट्स के थ्रू आपके घरों में पहुंचा सकते हैं। हमने इस गौ 1.0 को मिस किया। आपने पिछले 4 दिन जो भी कुछ सुना वो सब वैज्ञानिक था, लेकिन वो ज्ञान पर आधारित था। कमी कहां थी? जो भी आपने प्रक्रियाएं जैविक खेती के बारे में सुनी, ट्रीटमेंट के बारे में सुनी, गोबर के जितने प्रोडक्ट्स आप यहां पर देख रहे हैं एग्जीबिशंस में, ये सब सच है क्योंकि हमारे सामने है। सब बिक रहा है क्योंकि उसके पीछे एक इकोनॉमी चल रही है। मिसिंग क्या है? मिसिंग है कि ये स्केल क्यों नहीं हो पा रहा है। क्यों सिर्फ ये एक छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री या बहुत छोटी सी इंडस्ट्री तक गया है? अगर हम यहां लगी हुई स्टॉल्स को देखें तो मैक्सिमम किसी का टर्नओवर गया होगा 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़। हम क्यों नहीं, कोई भी अगर मैं कुछ बोलना शुरू करूंगा आपको लगेगा कि यार आप में से ही कोई बोल रहा है, तो वैसे ही बोल रहा होगा जैसे पिछले 4 दिन से बोल रहे हैं। मैं मेरी आईटी टीम को एक वीडियो प्ले करने के लिए बोलूंगा और यह वीडियो दिखाता है कि गौ माता की जय कैसे होती है। गौ माता की जय तब होगी जब हम नहीं बोलेंगे। दुनिया में से किसी को पकड़ते हैं जो ये बोल रहा हो कि गौ माता की जय हो सकती है। आईटी टीम वॉल्यूम फुल प्लीज। Factory floor scraps spun into sweaters, and agricultural waste transformed into biogas. We don't picture mucking out the barn to collect material for surgical masks and food packaging. When we talk about the circular economy, we picture batteries stripped for their metals, factory floor scraps spun into sweaters, and agricultural waste transformed into biogas. इसका एक हिंदी वर्जन भी है। हिंदी वर्जन चलाओ। देखो लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्या? नहीं है? Okay, go ahead. When we talk about the circular economy, we picture batteries stripped for their metals, factory floor scraps spun into sweaters, and agricultural waste transformed into biogas. We don't picture mucking out the barn to collect material for surgical masks and food packaging. Engineers are constantly looking for ways to take waste, yes, that waste, may be used in new household products. Cow manure is on its way to a new kind of field. It's now possible to spin it into high-tech biodegradable plastics and textiles, or use it as glue inside of lithium battery electrodes. And as for the urine that we send down the drain, it might someday help build our cities with better concrete. You could say that researchers in Germany, the US, and the UK are engineering new ways to close our way to building a cleaner, greener future for human and animal waste. I'm Matt Farrell. Welcome to Undecided. This video is brought to you by Segway Navimo. There are some really interesting advances in the realm of putting waste to work in plastic. वापस से चलाना, हिंदी लैंग्वेज यहां से आएगी। ओके, स्टार्ट करो। फैक्ट्री फ्लोर के कतरनों से स्वेटर बुने जा रहे हैं और खेती के कचरे को बायोगैस में बदला जा रहा है। हम सर्जिकल मास्क और फूड पैकेजिंग के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए गौशाला साफ करने के खोज रहे हैं। हाल के डेवलपमेंट्स ने इसे सचमुच कर दिखाया है। कचरा, हाँ वही कचरा शायद नए घरेलू प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो। गाय का गोबर अब एक नए तरह के फील्ड में जाने वाला है। अब इसे हाई-टेक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल्स में बदलना या लिथियम बैटरी इलेक्ट्रोड्स में ग्लू की तरह इस्तेमाल करना संभव है। और पेशाब, जिसे हम ड्रेन में बहा देते हैं, शायद एक दिन बेहतर कंक्रीट से शहर बनाने में मदद करे। जर्मनी, यूएस
और यूके के रिसर्चर्स नंबर 1 और नंबर 2 को आखिरकार उनके नाम के लायक बनाने के नए तरीके खोज रहे हैं। क्या यह सस्टेनेबल डिजाइन में अगली बड़ी छलांग है या सिर्फ गर्मा गर्म हाइप का ढेर? हम इंसानी और जानवरों के कचरे के लिए एक साफ सुथरा हरा भरा भविष्य बनाने के कितने करीब हैं? मैं मैट फेरेल हूं, अनडिसाइडेड में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए लाए हैं सेगवे नवीमो। कचरे को प्लास्टिक्स, बिल्डिंग मटेरियल्स और यहाँ तक कि बैटरीज में काम में लाने के क्षेत्र में कुछ बहुत ही दिलचस्प एडवांसेस हुए हैं जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन उन पर आने से पहले ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है। अगर आप 1800s में कुछ बड़ा करना चाहते थे तो आप पेशाब और गोबर को कंपोस्ट के ढेर में मिलाते और फिर बारूद के लिए शोरा निकालते थे। कपड़े को गहरा लाल रंगना है, आप रंग को पक्का करने के लिए पेशाब का इस्तेमाल करते थे। जलाने की लकड़ी खत्म, आप खाना पकाने के लिए सूखा गोबर जलाते थे, जैसे नियोलिथिक काल से होता आया है। कचरा हमेशा कचरा नहीं होता। आज कंपोस्ट के ढेर की जगह केमिकल प्लांट्स ने ले ली है जो एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस के जरिए नाइट्रेट्स, एमोनिया और कार्बन बेस्ड मटेरियल्स बनाते हैं। आजकल के चेंबर पॉट्स सीधे वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर्स में फ्लश होते हैं और गाय के गोबर को तो खेतों तक भी नहीं पहुंचाया जाता। 2020 में यूएस की 8% से भी कम खेती की जमीन पर गोबर डाला गया था क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स को ट्रांसपोर्ट करना सस्ता और इस्तेमाल करना आसान है। यूएस में हर साल पैदा होने वाले 1.4 बिलियन टन गाय के गोबर का ज्यादातर हिस्सा ढेर लगा दिया जाता है या खुले तालाबों में जमा होता है, जिससे मीथेन, एमोनिया और पोल्यूटेंट्स पर्यावरण में फैलते हैं। लेकिन क्या होगा अगर गोबर प्लास्टिक्स और सिंथेटिक टेक्सटाइल्स में पेट्रोकेमिकल्स की जगह ले ले? प्लास्टिक्स बस पॉलीमर्स होते हैं, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स की चेन्स, जिन्हें कई तरह के आकार और लचीलेपन के साथ बनाया जा सकता है। कुछ गोबर के सबसे बड़े घटकों में से एक सेलुलोज की तरह। सेलुलोज धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नेचुरल पॉलीमर है और पौधों की संरचनात्मक रीढ़ बनाता है। इसमें हजारों शुगर ढांचा बनता है। ये चेन्स पौधों की सेल वॉल्स में माइक्रोफिब्रिल्स में बंध जाती हैं, जिससे उन्हें जबरदस्त टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। इसी मजबूती ने सदियों तक लकड़ी को घरों, जहाजों, औजारों और बहुत कुछ के लिए एक पसंदीदा मटेरियल बनाया। आज लकड़ी की लुगदी सिर्फ कागज और कार्डबोर्ड से ज्यादा चीजों के लिए सेलुलोज निकालने को बनती है। सेलोफेन में सेल सेलुलोज से आता है, जो खाने के चारों ओर की सिकुड़ने वाली पारदर्शी पन्नी है। ये वॉलपेपर पेस्ट, रसोई के सिंक पर स्पंज, प्रिस्क्रिप्शन पिल्स में एंटी केकिंग एजेंट्स और फिलर्स है। मेडिसिन में ये घाव की ड्रेसिंग और नए टिश्यू उगाने के स्कैफोल्ड्स में इस्तेमाल होता है। मैंने हाल ही में एक बायोडिग्रेडेबल बैटरी बताई थी जो इलेक्ट्रोलाइट सोखने और अनोड कैथोड लेयर्स को अलग करने में सेलुलोज का इस्तेमाल करती है। हो सकता है आपने इस वक्त भी सेलुलोज पहना हो। रेयॉन, विकोज और लायोसेल को सेलुलोज से बने चिकने पहनने योग्य फाइबर्स से बनाया जाता है और प्लास्टिक्स के विपरीत सेलुलोज बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि सेलुलोज जितना भी सख्त हो, इसके शुगर बैकबोन को कंपोस्ट के ढेर में बैक्टीरिया और फंगाई तोड़ सकते हैं। अब यह सारा सेलुलोज एक कीमत पर आता है, पेड़ों के रूप में। हर साल 200 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा लकड़ी की लुगदी बनती है। पेड़ रिन्यूएबल है, कागज रिसाइक्लेबल है, पर बढ़ती वैश्विक मांग वनों की कटाई में योगदान करती है। पल्पिंग सबसे पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया नहीं है। पेड़ों को काटने के बाद उन्हें वुड चिपर्स से गुजारकर गर्म दबाव वाले केमिकल बाथ्स में डाला जाता है। अगर आप कभी किसी पेपर मिल के पास से गुजरे हैं तो आप इस बदबूदार प्रोसेस की गंध कभी नहीं भूलेंगे। दुनिया का ज्यादातर सेलुलोज क्राफ्ट प्रोसेस का उपयोग करके निकाला जाता है, जो सेलुलोज को पौधे से अलग करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फाइड पर निर्भर करता है। इसमें से कुछ सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है, जो बड़ा एयर पोल्यूटेंट है और एसिड रेन का कारण बनता है। साथ ही अगर आप हाई परफॉर्मेंस सेलुलोज का लक्ष्य बना रहे हैं, जैसे नैनो फाइबर्स जो एडवांस्ड टेक्सटाइल्स या कंपोजिट्स में इस्तेमाल होते हैं, तो आप उस पल्प को नैनो स्केल धागों में तोड़ने में बहुत एनर्जी जलाएंगे। या आप बस एक गाय से पूछ सकते हैं, वो शायद बस वहां खड़ी जुगाली करती दिखे, पर अपने पेट में एक सेल्यूलोज प्रोसेसिंग प्लांट चला रही है। फर्मेंटेशन का काम माइक्रोब्स को सौंपा गया है, जो पौधे को छोटे फाइबर्स में तोड़ते हैं, जिनमें सेल्यूलोज नैनोफाइब्रिल्स भी हैं। गायों की बात करें तो अगर आपने कभी किसी गाय को शांति से चरते देखा है और सोचा है यह लॉन की बढ़िया देखभाल स्ट्रेटेजी है, तो आप गलत नहीं हैं। अगर आपके पास जानवर कम और घास ज्यादा है, तो आज के स्पॉन्सर द सेगवे नवीमो X3 सीरीज आपके नए मददगार हो सकते हैं। मैंने सालों से कई रोबोट मूवर्स इस्तेमाल किए हैं और सामान्य दिक्कतों का सामना किया है, जैसे बाउंड्री वायर्स के लिए यार्ड खोदना, धीमी चार्जिंग और मूवर्स जो रुकावटों के आसपास रास्ता खो देते हैं। नवीमो X3 सीरीज ये सच में काम करता है।
सेटअप तेज और आसान था, कोई दबी वायर्स नहीं, बस ऐप चालू करें, इसे पेरीमीटर के चारों ओर घुमाएं और तैयार हैं। मैंने आसानी से एरिया मैप कर लिया और पहले ही पास में यह चालू हो गया। यह प्रभावशाली और कुशल भी है। X3 पुराने मॉडल से लगभग 3 गुना तेजी से चार्ज होता है और जरूरत पड़ने पर अपने आप काम पर लौट आता है। तेज मूविंग स्पीड के साथ यह एक दिन में 1.5 एकड़ तक कवर करता है। बड़ी संपत्तियों के लिए बढ़िया है। जो चीज सच में सबसे अलग थी वो थी बाधा से बचना। मैंने कुछ टेस्ट्स किए, जैसे उसके सामने खड़ा होना और उसके रास्ते में चीजें रखना, और हर बार उसने ऑब्जेक्ट को पहचान लिया और शांति से उसके चारों ओर से निकल गया। 3 कैमरास के साथ इसका 300 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है, जो 200 से ज्यादा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को पहचानता है और रात में भी काम करता है। टेरेन हैंडलिंग सच में प्रभावशाली है। ये चीज 50% ग्रेड तक की ढलानों पर चढ़ जाती है और नरम मिट्टी से लेकर बजरी वाले रास्तों तक सब कुछ संभाल लेती है, इसके ऑफ रोड व्हीकल ग्रेड ट्रैक्शन कंट्रोल की बदौलत। अगर आप लॉन संभालने का स्मार्ट हैंड्स ऑफ तरीका ढूंढ रहे हैं तो नवीमो X3 सीरीज आपके लिए हो सकता है। नीचे दिए गए लिंक को देखें। सेगवे, नवीमो और चैनल के सपोर्ट के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब वापस उन तरीकों पर आते हैं जिनसे हम कचरे को संसाधनों में बदल रहे हैं और नैनोफिब्रिल्स असल में हमारे लिए क्या कर सकते हैं। ये फाइबर्स बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ 5-6 नैनोमीटर्स चौड़े पर सैकड़ों गुना ज्यादा लंबे हो सकते हैं, कई माइक्रोमीटर्स तक फैले। वह हाई एस्पेक्ट रेशियो अलग अलग सेलुलोज नैनोफाइब्रिल्स को असाधारण मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देता है, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 2 गीगापास्कल से ज्यादा और मजबूती लगभग स्टील जैसी। ये मजबूत, लचीले, बायोडिग्रेडेबल फाइबर्स हैं जिन्हें अब हाई परफॉर्मेंस प्लास्टिक्स में बदला जा रहा है। नए पेड़ों की लुगदी बनाने के बजाय यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और एडिनबर्ग नेपियर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने प्रकृति के अनोखे तोहफे गोबर से क्वालिटी नैनो सेल्यूलोज फाइबर्स निकालने का नया तरीका विकसित किया है। टीम ने सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्लोरेट, जिसे ब्लीच भी कहते हैं, को लोकल फार्म से लिए गए गाय के गोबर के पाउडर के साथ मिलाया ताकि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स और अन्य पौधों के पदार्थ हटाए जा सकें। जो बचा वह ज्यादातर सेलुलोज था, जिसे उन्होंने पीसकर एक सफेद घोल बना लिया जो काफी हद तक दूध जैसा दिखता है, पर मेरा यकीन मानिए आप इसे अपने सीरियल में नहीं डालना चाहेंगे। पॉज इसलिए किया कि इस पेपर के ऊपर किसी ने डेट नोट की है क्या? 1 जून 2025। ये जो पेपर आप अभी देख रहे हैं, जिसकी डिटेल्स ये बता रहे हैं, उसकी तारीख है 1 जून 2025 और ये एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कंटिन्यू। रिसर्चर्स ने कतई का एक ऐसा तरीका इजाद किया जिसे आपकी परदादी भी नहीं पहचान पाएंगी। इसे नोजल प्रेशराइज्ड स्पिनिंग या NPS कहते हैं। यह फाइबर स्पिनिंग विधि का नया रूप है जिसका इस्तेमाल लायोसेल जैसे फैब्रिक्स बनाने में होता है। गाय के गोबर से मिले सूखे सेलुलोज को सॉल्वेंट में घोला जाता है और 12,000 रिवोल्यूशंस पर मिनट पर घूमते चेंबर के किनारे लगे छोटे नोजल्स से निकाला जाता है। तेज रोटेशन फाइबर्स को सीधा करती है जब वे 1 सेंटीमीटर दूर पानी के बाथ में जाते हैं, जहां सॉल्वेंट धुल जाता है और सेलुलोज लंबे लगातार धागों में स्थिर होता है। जैसे जैसे टीम ने घोल में सेलुलोज बढ़ाया, वे पतली फिल्म से रिबन्स और फिर पूरे फाइबर्स बनाने प्रक्रिया पूरी तरह छोड़कर और गोबर से शुरुआत करके ये गोबर से बने प्लास्टिक्स एनर्जी, केमिकल्स और लागत बचाने में मदद करते हैं। ये बायोप्लास्टिक्स को ज्यादा सस्ता, साफ और सर्कुलर बना सकता है। ज्यादा साफ प्लास्टिक्स गोबर से, पता नहीं कैसे, असली गोबर से सेल्यूलोज निकालना इंडस्ट्रियल पल्प प्रोसेसिंग से कम बदबूदार। सोचिए जरा। लेकिन प्लास्टिक्स ही एकमात्र रोजमर्रा की चीज नहीं है जो गोबर से बनाई जा सकती हैं। ज्यादा सस्टेनेबल बैटरीज भी संभव हैं। न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर्ड एवरमोर टेक्नोलॉजीज ने गाय के गोबर को अपनी लिथियम आयन बैटरीज में कंपोजिट सिलिकॉन कार्बन एनोड्स के लिए आयंस चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान अंदर आते हैं। एवरमोर का कहना है कि उनका गोबर से बना ग्लू एनोड सामग्री को मजबूती से पर लचीलेपन से बांधता है, जिससे बैटरी के चार्ज और डिस्चार्ज होने पर नुकसान कम करने में मदद मिलती है। इसे बनाने के लिए घास खाने वाली गायों के गोबर को तेज आंच की भट्टी में जलाकर राख बनाया जाता है, पीसा जाता है, सिलिकॉन के साथ मिलाया जाता है और ग्राफाइट और पॉलीमर्स से कोट किया जाता है। कचरे से बाइंडर लेकर और रिसर्च बोल रहे हैं, हमारा गौ महाकुंभ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? और अगर कोई गोरा ये बात बोल रहा है तो उसमें हमारी गौ माता की जय कहां से हुई? अब गौ माता की जय बोलिएगा कि जिस पेपर की डेट है 1 जून 2025 और जिसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज पब्लिश कर रही हैं, उस प्रोडक्ट को कमर्शियली देसी गौ माता के गोबर से हम लोग पिछले 7 साल से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब हम कह सकते हैं गौ माता की। अगर यही बात मैं आपसे कह रहा होता तो बहुत सारे सवाल आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे लिए गौ माता या पंचगव्य
शुरू कहीं से भी हो, खत्म आस्था के विषय में हो जाता है। आस्था दिल में होनी चाहिए, लेकिन भौतिक युग में आता है तो प्रमाण आता है, प्रमाण आता है तो उपयोगिता आती है। 1000 रुपए की साइकिल लेते हैं तो उसके ऊपर 100 रुपए का ताला लगाना पड़ता है। क्यों? मालूम है अगर 100 रुपए खर्च नहीं किए तो 1000 रुपए की साइकिल कोई भी चुरा कर ले जाएगा। लेकिन हमारी गौ माता की हमें उपयोगिता पता ही नहीं है, इसलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर हमें उपयोगिता पता हो तो क्या हम उसे घर में रखेंगे या नहीं रखेंगे या छोड़ देंगे? गौ विज्ञान 2.0 है क्या? मेरे साथ यहां पर मेरी एक और कलीग होने वाली थी, डॉक्टर शुचि वर्मा, जो यूपी से हैं। वो इस नाम से परिचित होंगे। हमारे साथ यहां उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी जी कल थे। अगर ये सेशन कल होता तो वो इससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते। हम बात कर रहे हैं बेसिकली ऐसे विज्ञान की, जो गोबर को अब तक आपने जितना देखा है, आपने गोबर से बायोगैस बना लिया, बायोगैस बनाने के बाद में आपने उस बायोगैस को या तो डायरेक्ट यूज कर लिया या फिर आपने उसे कंप्रेस बायोगैस में फॉर्म कर लिया, और जो स्लरी बची उससे आपने लिक्विड से लिक्विड फर्टिलाइजर बना लिया, और सॉलिड से आपने सॉलिड ऑर्गेनिक मेन्योर बना लिया। पूरे केस में आपने गोबर का वैलोराइजेशन कितना किया? 8 से 12 रुपए किलो तक, बहुत हुआ तो 25 रुपए किलो तक। इससे हमारे पास सामर्थ्य नहीं आएगी, क्योंकि गौमय वस्ते लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी मतलब सिर्फ मनी नहीं है, इसका मतलब है सामर्थ्य, समृद्धि। समृद्धि आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, शैक्षिक, हर प्रकार की। और ये तब आती है जब गौमय हमारे हर चीज के अंदर उपयोग में आए। नैनोवर्स बायोमटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जर्नी बेसिकली 2007 से स्टार्ट हुई थी। मैं आईआईटी बॉम्बे से बीटेक हूं, इसलिए जो भी बोल रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मेरी फर्स्ट पीएचडी आईआईटी बॉम्बे से है नैनो टेक्नोलॉजी में। मेरा मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और मेरी सेकंड पीएचडी मार्केटिंग मैनेजमेंट से है, यूएस से। 2007 से इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जिसपे आपने 1 जून था, लेकिन फिर भी आपने सुना क्यों नहीं? क्योंकि शोध इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह था कि हम इसे बिजनेस मॉडल में कैसे बनाएंगे, कैसे इसे लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हमने 2013 से 2014, 15, 16, 17 और 2018 इन 5 सालों में इसके लिए सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल को डेवलप किया। बिजनेस मॉडल का मतलब क्या हुआ? बिजनेस मॉडल का मतलब हुआ कि ये लैब से जब पायलट स्केल पे बनेगा, जब इसका बड़ा प्लांट लगेगा जहां हम 100 टन गोबर को प्रोसेस करेंगे, तो इक्विपमेंट क्या लगेंगे, एफिशिएंसी क्या आएगी, कॉस्ट क्या पड़ेगी, एनवायरमेंट वाले क्या बोलेंगे, एमएसएमई वाले क्या बोलेंगे, गोबर को एक किसान के यहां से या गौशाला से एक प्लांट में कैसे लेकर आएंगे, जब उसकी लॉजिस्टिक करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, इंडस्ट्रियल प्लांट लगेगा तो बाजू वाली इंडस्ट्री वाला नाक सिकोड़ के आपके प्लांट को बंद क्यों नहीं करवाएगा, कितने में गोबर आएगा, उसकी आप वेयरहाउसिंग कैसे करोगे, जब आपका सीजन आएगा बारिश का तब आपके प्लांट की बैकएंड की सप्लाई चेन कैसे बनेगी, उस समय गोबर कैसे आएगा, किस क्वालिटी का हमें गोबर चाहिए होगा, इन सारी चीजों के ऊपर हम कैसे कनेक्ट करेंगे। क्या ये किसी कॉर्पोरेट की एजेंसी या कॉर्पोरेट का प्रोडक्ट होकर रह जाएगा क्या? इन सब के ऊपर काम किया। इसकी ड्राइंग कैसे होगी? ये जो पाउडर आपके सामने दिख रहा है, इस पाउडर को सिर्फ सुखाना अपने आप में एक रॉकेट साइंस है, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत कम है। कभी आटे को पानी में घोल के देखना आसान है, लेकिन कभी उसी मैदे को उतने ही पानी में घोल के देखना, पसीने आ जाएंगे, क्योंकि मैदे का पार्टिकल छोटा हो जाता है आटे से, इसलिए घुलता नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरा मकसद टेक्निकल डिटेल्स में जाना नहीं है, इस पूरी जर्नी को बताना है कि क्यों आप लोगों को लगता है कि विज्ञान हमारी गौशाला का विषय नहीं हो सकता, या विज्ञान हमारी आस्था का विषय नहीं हो सकता। हो सकता है। इस सेशन का मकसद सिर्फ आप लोगों को यह बताना है कि यह गौ विज्ञान आपका विषय है। इसे कितनी सरल भाषा में समझाया जा सकता है या कितनी सरल भाषा में अपनाया जा सकता है, कितने छोटे से निवेश में अपनाया जा सकता है, और वो प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं जिनको इंडस्ट्री परचेज करेगी। आज यहां आप देखेंगे
100 के ऊपर, 125 के आसपास लोगों ने अपनी स्टॉल्स लगाई। लेकिन मुझे बताइए कि आपका बायर कौन था? आपका बायर आप में से ही कोई गौ भक्त था जो गौ माता से बने हुए प्रोडक्ट खरीदना चाहता था। क्या किसी कॉर्पोरेट कंपनी ने आपके यहां से डील साइन की? क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट था क्या जिसे कंपनी कह सके कि अरे यार इससे ये तो मेरे काम आ जाएगी, मेरे लिए स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल है? नहीं था। हमारा गौ महाकुंभ का मकसद तब सफल होगा जब यहां पर स्टेज पे जितने 4 दिन के अंदर लोग आए वो सामाजिक लोग थे, आध्यात्मिक लोग थे, गौ प्रेमी लोग थे। हमें यहां पर कॉर्पोरेट चाहिए, सीमेंट का जाइंट यहां होना चाहिए, फार्मा इंडस्ट्री का जाइंट यहां बैठा होना चाहिए, बैटरी इंडस्ट्री का जाइंट यहां होना चाहिए, पैकिंग इंडस्ट्री का, पेपर इंडस्ट्री का, ये सारे जाइंट्स यहां होने चाहिए। ये क्यों आएंगे? ये इसलिए नहीं आते हैं। पहले अगर हम ये जान लें कि ये क्यों नहीं आते हैं तो हमें पता चल जाएगा ये क्यों आएंगे। एशियन पेंट इस मटेरियल को परचेज करता है 11,500 रुपए पर केजी। कहां जाता है? ऐसी एप्लीकेशंस। HLL लाइफ केयर लिमिटेड क्या बनाता है? ये अल्ट्रा थिन कॉन्डोम्स बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही अलग टाइप का प्रोडक्ट हो गया, उसका गौ माता से, गोबर से या इस सेशन से क्या लेना देना है? लेकिन उस एप्लीकेशन को अगर किसी ने कंप्लाई किया तो वो ये प्रोडक्ट था। वो सारी जगह घूम लिए, जब उन्होंने इस प्रोडक्ट को परचेज किया और इसके ऊपर ट्रायल किए तो उन्हें सक्सेस मिली कि एक रबर फिल्म की थिकनेस को 0.6 माइक्रोन से 0.4 माइक्रोन इस मटेरियल से किया जा सके। जब हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम लोगों ने एक बहुत फेमस ब्रांड के साथ, चूंकि ये सेशन हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, उस ब्रांड ने जब इस प्रोडक्ट को ट्रायल किया, पायलट स्केल और प्लांट स्केल पे ट्रायल किया, 0.5% सिर्फ सीमेंट के, एक 1 क्यूबिक अगर आप कंक्रीट बनाएं उसमें 10 बैग सीमेंट लगता है। अगर इस 10 बैग सीमेंट का सिर्फ 0.5% आप नैनो सेलुलोज फाइबर ऐड करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो तकरीबन 35% इंक्रीज हो जाती है। यानी अगर कोई कंक्रीट ब्लॉक 40 मेगापास्कल के ऊपर क्रश होता है तो उसमें 35% ऐड कर लीजिए। हम उन एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं और ये एप्लीकेशंस हवा नहीं है, ये कमर्शियल आ चुकी हैं। अगर आप लाफार्ज का देखेंगे, क्योंकि लाफार्ज अकेला ब्रांड है जो अभी MF माइक्रोफाइबर के नाम से सीमेंट लेके आया है। अब आप टीवी पर सीमेंट के ऐड देखिएगा जिसमें कहा जाता है अरे ये तो एकदम कैसा हो गया है, स्टील जैसा कंक्रीट हो गया है। ये स्टील जैसा कंक्रीट कैसे बनता है? अगर कैमरा जूम हो सकता है तो ये जो मेरे हाथ में दिख रहा है ये नैनो सेलुलोज नहीं है। आपको लगेगा नैनो सेलुलोज तो पता नहीं कुछ स्पेशल होता होगा। ये सिर्फ काश बनाना शुरू किया, कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने दिमाग लगाया और क्या बनाया? TDR, ट्रिपल डिस्क रिफाइनर नाम का एक इक्विपमेंट बना दिया। ये इतना फाइन कर देता है गोबर को, जो गोबर से पेंट बना रहे होंगे वो इस एप्लीकेशन को जानते हैं। कभी भी फाइबर जो है वो ऐसे कूटने से नहीं पिसता है, उसे क्रश करना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है, जैसे आटे की चक्की। अब ऐसे आटे की चक्की के पार्ट बनाना जो पार्टिकल को इतना बारीक कर दें, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर्स ने काम करना शुरू किया, ट्रिपल डिस्क रिफाइनर बना। अभी हम गोबर को 100 मैश तक या उससे नीचे के पाउडर तक पीस पा रहे हैं। जो लोग गोबर से मूर्तियां बना रहे हैं यहां पर, वो जानते होंगे जब उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी तो क्या हुआ था? जैसे ही गोबर की मूर्ति थोड़ी सी बड़ी बनाने लगते थे, क्रैक आ जाता था या फिर श्रिंक होने लग जाती थी। फिर कुछ लोगों ने पहले बाइंडर्स मिलाए, फिर लगा कि नहीं बाइंडर तो केमिकल हो गया, ऑर्गेनिक बनाना है। कुछ लोगों ने उसमें स्टार्च मिलाना शुरू किया, अपनी तरफ से बहुत सारे अच्छे प्रयोग किए, फिर भी गड़बड़ हो जाती है। क्यों हो रही है? मेरा ड्रीम है कि मैं यहां पर तकरीबन 10 फीट का शिवलिंग या 10 फीट की एक गोबर की, प्योर गोबर से बनी हुई मूर्ति बनाऊं जो क्रैक नहीं करे, जिसकी फिनिशिंग कैसी हो। ये गोबर की फिनिशिंग है, ये प्योर गोबर का पाउडर है। हमें लगेगा कि 10 फीट की अगर मूर्ति बनेगी उसका वेट बहुत हो जाएगा। शायद आप में से अगर कोई इसे छू पाए, इसे महसूस कर पाए, तो इस पार्टिकल की स्ट्रेंथ देखिए और इसका वेट देखिए। इसका वेट कुछ भी नहीं है।
तो हमें सिर्फ अपने किसानों को यह समझाना है कि थोड़ी सी एक चीज समझ लो कि आस्था से ऊपर उठो, आस्था को दिल में रखो और विज्ञान को, ज्ञान को, टेक्नोलॉजी को अपनी गौशाला में लेकर आइए, अपने लाइफ में लेकर आइए। अब आता हूं नेक्स्ट चीज पे, मार्केट। मैंने आपको प्रोसेसिंग के बारे में बात की। तीसरा है फॉरवर्ड लिंकेज, कि हम बना तो लेंगे, आप हमें सिखा भी देंगे। हो सकता है आप हमें यहां कोई इक्विपमेंट बेचने आए हो, या आप हमें कोई ट्रेनिंग के लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हो कि 5,000 रुपए लो, हम नैनो टेक्नोलॉजी बनाना सिखाते हैं। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या इस प्रोडक्ट का मार्केट है, क्या यह प्रोडक्ट बिक सकता है, और अगर बिक सकता है तो क्या सिर्फ एक कंपनी लेती है, 2 कंपनी लेती है, या 5 कंपनी लेगी? क्या सिर्फ इंडिया में बिकेगा? क्या पूरी दुनिया खरीदेगी क्या? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। हम इस कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए सबसे पहले गए थे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पास। हमें लगा था कि 2 ही मिनट का हमें टाइम मिलेगा, क्योंकि वो भारत की वित्त मंत्री हैं, पूरा देश चला रही है, शायद उतना समय ना दें। काउ बेल्ट से नहीं आती हैं, साउदर्न पार्ट से आती हैं, हिंदी में उतनी कंफर्टेबल नहीं है, गाय उनका विषय, उनका मंत्रालय भी नहीं है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि उन्होंने 20 मिनट हमें सुना। तो हमने 20 मिनट में उन्हें सुनाया क्या? हमने 20 मिनट के अंदर उन्हें बताया कि भारत की इकोनॉमी के अंदर गाय का कितना बड़ा रोल हो सकता है, इस तरह की नैनो टेक्नोलॉजी, इस तरह के गौ विज्ञान, काउ साइंस 2.0 का इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल है। यूएन में हमें जवाब देना पड़ता है भारत की बायो इकोनॉमी के ऊपर, कि हमारी जो बायो इकोनॉमी है उसमें क्या रोल हो रहा है, उसके क्या ग्रोथ पैटर्न्स हैं, हमें नहीं पता। हमें बताना पड़ता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन ने सेट किए हैं, उनमें हम कहां क्या कर रहे हैं, लाइवलीहुड पे क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या है, रूरल डेवलपमेंट पे क्या है, एग्रीकल्चर पे क्या है, वाटर कंजर्वेशन पे क्या है। उनके बारे में गोबर और गाय कंट्रीब्यूट कर सकती है, ये किसी को पता ही नहीं था। हमने उन्हें बताया, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि भारत के अंदर तकरीबन 100 मिलियन मैट्रिक टन गोबर डेली प्रोड्यूस होता है, डेली। ये मैं कोई आपको वीक का या साल का डाटा नहीं दे रहा हूं, हमारे पास इतना बड़ा गौवंश है, हमारे यहां तकरीबन 100 मिलियन मैट्रिक टन गोबर प्रोड्यूस होता है डेली। हिस्सा अगर नैनो सेलुलोज का इस्तेमाल करता है ग्रीन कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, तो ये कितना हुआ? 2 मिलियन मैट्रिक टन। 2 मिलियन मैट्रिक टन में हम जब इसको 0.5% ऐड करेंगे तो कितना हुआ? बामुश्किल 10,000 टन। यानी हमें एक साल में 10,000 टन नैनो सेलुलोज की जरूरत है। किसके लिए? जितना हम सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं उसके सिर्फ 1% मार्केट को कैटर करने के लिए। यह डाटा मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि सिर्फ अकेली सीमेंट इंडस्ट्रीज को 10,000 टन पर ईयर नैनो सेलुलोज की जरूरत है। मैं दुनिया का पहला मैन्युफैक्चरर हूं, मेरी कैपेसिटी कितनी है पता है? मैं सिर्फ 100 किलो पर डे नैनो, और एक साल का 36 टन। अगर शायद बहुत कैपेसिटी बढ़ा लूं सिर्फ 50 टन, तो ऐसे कितने प्लांट्स की हमें जरूरत है? क्या हम नहीं बना सकते? बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में रॉ मटेरियल अवेलेबल है। क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है? हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। क्या ये सिर्फ लैब की टेक्नोलॉजी है? नहीं, हमारे पास कमर्शियल प्लांट्स रेडी हैं। ये सिर्फ हमने सीमेंट की 1% कैपेसिटी को यूटिलाइज किया। अब बात करते हैं फार्मा इंडस्ट्री की। आप जो गोलियां खाते हैं, जो हम टैबलेट्स लेते हैं, इस टैबलेट में जो मेजॉरिटी चीज होती है वो होती है एमसीसी, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। इसी सेलुलोज का छोटा भाई 10⁻⁻⁶, ये है 10⁻⁻⁹, उससे भी 1000 गुना बारीक पिसा हुआ पाउडर। चूंकि माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज का काम है एपीआई या सॉल्ट को बाइंड करना, बांधना, जिसे आप जब अपनी बॉडी में टैबलेट लेते हैं, लेने के बाद में आपके स्टमक में जाती है, फिर डिसइंटीग्रेट होती है, सॉल्ट को छोड़ती है। सॉल्ट आपके ब्लड के साथ रिएक्ट करता है और आपकी बीमारी को ठीक करता है। तो बाकी जो रॉकेट रहा वो कहां हुआ? रॉकेट में क्या होता है? एक रॉकेट और दूसरा सैटेलाइट। हमारे काम का सैटेलाइट है, रॉकेट का काम ऊपर जाना और जल के खत्म हो जाना है। ये माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज भी हमारी बॉडी में जाता है, अनडाइजेस्टेड रहता है और फिर डिस्चार्ज हो जाता है बॉडी में से।
लेकिन जब बहुत ज्यादा गोलियां खाते हैं तो क्या होता है, एसिडिटी होती है, फिर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, क्योंकि हम इस अनवांटेड कंपाउंड को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। आने वाले टाइम में सिर्फ नैनो सेलुलोज की बहुत छोटी सी क्वांटिटी इस सॉल्ट को बाइंड करने के लिए काफी होगी, और तब हमारी गोलियों की साइज कैसी हो जाएगी, जैसी हम आयुर्वेद या होम्योपैथी में बारीक छोटी छोटी सी गोलियां देखते हैं। नतीजा क्या होगा, दो फायदे, पहला तो हमारी बॉडी को अनवांटेड कंपाउंड खाना नहीं पड़ रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, जब इतनी छोटी सी चीज है तो वो बॉडी में बहुत तेजी के साथ घुल जाएगी, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रिसीजन ड्रग डिलीवरी। यानी एक गोली को पेट में घुलने में अगर मान लीजिए आधा घंटा लग रहा है और आपको गोली का असर आधे घंटे बाद हो रहा है, तो जब नैनो सेलुलोज में इस्तेमाल होगी तो ये प्रिसीजन ड्रग डिलीवरी के माध्यम से हार्डली कुछ मिनट के अंदर आपकी बॉडी में इसका असर हो जाएगा और प्रिसीजन ड्रग डिलीवरी होगी। अगली एप्लीकेशंस कहां है, हम जो बैंडेज देखते हैं, बर्निंग वार्ड के पेशेंट में किसी को जाना अलाउड नहीं होता है, इसी में एक नैनो एंटीबैक्टीरियल मटेरियल है और दूसरा है नैनो पार्टिकल, नैनो सेलुलोज। आपको सिर्फ बॉडी के ऊपर स्प्रे करना है, जहां भी आपका घाव है, कितना भी डीप है। नतीजा क्या होगा, नैनो एंटीबैक्टीरियल मटेरियल आपके घाव को एंटीबैक्टीरियल कर देगा, यानी सतह को मजबूत कर देगा, उसके ऊपर कोई इंफेक्शन नहीं जाएगा, और वो भी अपने आप को रिकवर करना शुरू कर रहा है। लेकिन ये जो नैनो सेलुलोज है, ये बेसिकली आपकी स्किन को रिकवर करना शुरू करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं टिश्यू रीजनरेशन, क्योंकि ये आपके जो एक्टिव टिश्यू हैं उन्हीं का एक ऑर्गेनिक फॉर्म है। टिश्यू रीजनरेशन। तो हम नेक्स्ट कौन सी इंडस्ट्री पे गए, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पे। किस पे गए, फेस मास्क के ऊपर। ऐसा फेस मास्क जो बेसिकली आपके पोर्स में, नैनो पोर्स के अंदर से भी मटेरियल को खींच लेगा, क्योंकि जैसे जैसे ड्राई होता है वैसे वैसे ये श्रिंक होता है, और श्रिंक होने की वजह से कैपिलरी से असली में आपकी स्किन को क्लीन करता है। ऐसी 50 इंडस्ट्रियां मैं आपको घंटों गिना सकता हूं जो इसको यूज कर रही हैं। ये स्प्रे का एग्जांपल मैंने क्यों दिया, फिर से एक कंपनी का नाम लेता हूं, उसका शायद रेली स्प्रे करके कुछ नाम है, वो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को लेकर आ चुकी हैं। उनका एक लिक्विड बैंडेज आता है, उसमें एक येलो कलर का है, वो नैनो एंटीबैक्टीरियल मटेरियल है, हल्दी से निकाला हुआ। आपको उसके इंग्रेडिएंट में नहीं दिखेगा क्योंकि रिवील नहीं करते हैं। और जो दूसरा मटेरियल उसके ऊपर लेयर बना देता है, वो पट्टी अगले 3 दिन तक नहीं धुलती है, आप चाहे उसको कितना भी धो लीजिए। जब आप छेड़ के स्प्रे करेंगे तो आपको लगेगा ये तो पानी है, लेकिन थोड़ा सा ड्राई होते ही वो एक्चुअली पट्टी है, फाइबर की पट्टी है। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, आपको लगना चाहिए कि ये सिर्फ शोध का विषय नहीं है, ये तो गोरे बोल रहे हैं। ये जून का वीडियो है जो अचानक से मेरे पास आया कि जून में ये कहते हैं वीडियो के एंड में कि हो सकता है भविष्य में हम ऐसी इंडस्ट्रीज देखें, भविष्य में हम गोबर को किसी प्लांट में प्रोसेस होता हुआ देखें। मैं आपको बता रहा हूं कि प्लांट में प्रोसेस हो चुका है। एशियन पेंट, HLL लाइफ केयर और ऐसी बहुत सारी कंपनियां इस प्रोडक्ट को परचेज कर रही हैं, हाई वैल्यू पे परचेज कर रही हैं। आप जब हॉल ए के अंदर जाएंगे तो बाईं तरफ मुड़ते ही आपको एक टेबल दिखी है, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वापस जाकर देखिएगा। वो मॉडल है दुनिया का पहला गाय पे बेस्ड टेक्नोलॉजी पार्क। ऐसा टेक्नोलॉजी पार्क आपने सबसे बड़ी बड़ी गौशालाओं के बारे में यहां पर 4 दिन में सुना, हर गौशालाओं के प्रयोग आपने देखे, उनकी सस्टेनेबिलिटी के मॉडल्स देखे। हम यहां पर पहला मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं जहां पर आपको गौशाला नहीं दिखेगी, क्योंकि गाय को पालना गौपालक का काम है, गौशालाओं का नहीं। वृद्धाश्रम में माता पिता नहीं पलते हैं, माता पिता अपने घर में पलते हैं, हमारी आंखों के सामने पलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनकी जरूरत क्या है। वृद्धाश्रम के केयर टेकर के लिए तो वो ड्यूटी है कि इतने बजे खाना देना, इतने बजे बिस्तर देना। इसे पालेगा, क्यों पालेगा? सिर्फ इसलिए कि आपकी भावना है कि गायों को पालना चाहिए। आप तो भावना और विचार देके चले जाएंगे, लेकिन उसे खिलाना, उसे पिलाना, उसकी सेवा करना, उसकी दवा दारू शेड बनाना, यह सारा उसका काम है, पैसा लगता है। तो हमें पहले उसे ज्ञान देने से पहले ध्यान देना पड़ेगा, उसे सेल्फ सस्टेन बनाना पड़ेगा, उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि तुम्हारा गौमूत्र जो निकलेगा, जो गौमय निकलेगा, जो दूध निकलेगा, उसे हम बाय बैक की एश्योरेंस लेते हैं, हम गारंटी लेते हैं कि हम खरीदेंगे। और ये गारंटी होती नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ हमें ताली बजवानी है, हमें एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, हमें बताना पड़ेगा
वो पूछेगा भाई आज बोल के जा रहे हो, एग्रीमेंट भी करके जा रहे हो, कल नहीं लिया तो क्या करूंगा मैं तुम्हारा, तुमसे लड़ने तो नहीं जाऊंगा कोर्ट में, एश्योर करो कैसे लोगे। तब हम एश्योर करते हैं कि ये हमारी काउ यूरिन डिस्टिलेशन की यूनिट है, ऐसे काउ यूरिन डिस्टिलेशन होता है, और ये डिस्टिलेशन होने के बाद में इस तरीके से मेडिसिन बनती हैं। हम मेडिसिन नहीं बनाना चाहते। हमारा सबसे पहला काम इस गौ महाकुंभ में उन गौपालकों को, जो छोटे किसान हैं, छोटी गौशालाएं हैं, उनके लिए पहले काम करना है। हम उनको यह बताना चाहते हैं कि दवाई बनाने में हम एक्सपर्ट नहीं है, हम यूरिन डिस्टिलेशन में एक्सपर्ट हैं। यहां एक देवाराम जी हैं, आपने उनकी स्टॉल भी विजिट की होगी। उन्होंने यूरिन डिस्टिलेशन के ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया हुआ है बनास डेयरी में। अपनी हिम्मत की, अपना साहस किया, अपना पैसा लगाया, अपना पूरा 2-3 साल उस रिसर्च पे लगाए। हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए और आप यूरिन की डिस्टिलेशन की यूनिट लगाइए। जानते हैं वो किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं, वो अपने पैसे जलाकर वो अपनी यूनिट लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट हैं, लोगों को लगा कि हां ये बात सही है। फिर हमने तैयार किया गोबर का प्रोडक्शन कौन करेगा, गोबर से कौन बनाएगा? मैं रेडी हूं, मैं अपना प्रोडक्शन लगा रहा हूं। मैं अपने 9 करोड़ की यूनिट, किसी को लगाने की जरूरत नहीं है, 9 करोड़ की यूनिट हम अपनी जयपुर के अंदर लगा रहे हैं, जो पहले अब से 2 साल पहले तक अहमदाबाद में एक रेंटेड फैक्ट्री में चल रही थी। किसी को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने लगा दिया तो मेरी आरओआई आएगी नहीं आएगी, बैंक का कर्जा मेरे ऊपर क्यों आएगा? मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि बायर्स मेरे पास हैं। रिस्क मैं उठाऊंगा तो गेन भी मैं लूंगा। तो हमने लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि ये कमर्शियल प्लांट्स हैं, ये बायर्स हैं। हमने बैंक, एसबीआई आज हमारे साथ क्यों जुड़ा हुआ है? सिर्फ इस इवेंट के लिए हम स्पॉन्सरशिप लेने नहीं गए। हम पहले एसबीआई के पास गए थे कि सर ये हमारा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में हम ये करना चाहते हैं। एसबीआई अपनी विचारधाराओं से, उस प्रोजेक्ट की आरओआई से, उस प्रोजेक्ट की पूरी मॉडलिंग से कन्विंस हुआ और उन्होंने कहा, बोले आप कीजिए जो हमारे सामर्थ्य में। हम सबसे पहले जुड़ने वाला एसबीआई था इस प्रोजेक्ट में, इस गौ महाकुंभ में। यानी हमने बैंक को भरोसा दिलवाया, हमने उन किसानों को, गौपालकों को भरोसा दिलवाया। तो हमने गोबर के लिए एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी बनाई। अब उसके बाद क्या होगा? इस गोबर से क्या निकलेगा? हमारा पेटेंट सिर्फ गोबर में से नैनो सेलुलोज निकालना नहीं है। मैं आपको बताता हूं, दुनिया में हमारा जो पेटेंट है, यानी मेरा अपना जो पेटेंट है, गोबर में से एक सिंगल सीक्वेंस में, फिर से ध्यान दीजिएगा, बहुत आम भाषा में समझाऊंगा। सिंगल सीक्वेंस का मतलब होता है कि एक ही प्रोसेस के दौरान आप गोबर में से ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, कार्बन नैनो पार्टिकल, नैनो सेलुलोज और लिग्निन, ये 5 प्रोडक्ट निकालते हैं, स्टेज बाय स्टेज बनते हैं। और उसके बाद जो लिग्निन उसमें से बच जाता है, ये जो 4 प्रोडक्ट के मैंने आपको नाम लिए, ये जो 4 प्रोडक्ट के मैंने नाम लिए लिग्निन के अलावा, इन सब के लिए ऑलरेडी मार्केट अवेलेबल है। इंडिया मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमिक एसिड परचेज करता है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। ह्यूमिक एसिड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का मेजर कंपोनेंट है ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड। उसके लिए मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है। 1 टन गोबर में से हम 70 किलो ह्यूमिक एसिड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा बात करें कार्बन नैनो पार्टिकल्स की, तो कार्बन नैनो पार्टिकल्स या ग्राफीन, ये किसके लिए नया प्रोडक्ट है? कोई ऐसा है जिसने ग्राफीन नाम नहीं सुना है, या कार्बन नैनो पार्टिकल्स नाम नहीं सुना है, या सेमीकंडक्टर्स का नाम नहीं सुना है? सबने सुना हुआ है। तीसरा प्रोडक्ट कार्बन नैनो सेलुलोज, मैंने आपको उसकी एप्लीकेशंस बता दी, उसके परचेज ऑर्डर्स हमारे पास हैं, क्लाइंट्स रेडी हैं जो परचेज करने को रेडी हैं। मार्केट में कमर्शियल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, वो मैंने आपको बताया। क्या बचा? लिग्निन। ये लिग्निन बेसिकली इस पूरे प्रोसेस का वेस्ट है। ये कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मिक्सचर निकलता है। फिर हम क्या करते हैं, इस लिग्निन को पायरोलाइसिस किया जाता है। पायरोलाइसिस का मतलब होता है बंद माहौल के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में किसी चीज को जलाइए। इस प्रोसेस में हमें बेसिकली क्या मिलता है? चारकोल मिलता है और मिलता है ऑयल। टायर की पायरोलाइसिस आप सबने देखी होगी, नहीं हो तो यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। कोई भी जब हाई रिच कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हमारा शरीर या और भी बहुत सारी चीजें, जब आप इनको पायरोलाइसिस करते हैं तो हमेशा आपको चारकोल मिलेगा और उसके साथ बायो ऑयल मिलेगा। जब हम लिग्निन को बायो ऑयल हमने
बनाया, तो उस बायो ऑयल से हमने लैब स्केल पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का मतलब क्या हुआ? हवाई जहाज का फ्यूल इस गोबर से निकले हुए लिग्निन से एक्सट्रैक्ट हो चुका है एट द लैब स्केल। और ये सिर्फ हमारा नहीं है कि आपको लगे कि ये मैंने इजाद किया, ये मैंने इजाद नहीं किया। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मैंने नहीं बनाया और ना ही ये बायो ऑयल मैंने बनाया। इसके ऊपर वर्ल्ड वाइड, जैसे मैंने अभी आपको नैनो सेलुलोज पे आपको आर्टिकल दिखाया, वीडियो दिखाया, लिग्निन के ऊपर भी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में बन चुका है। साथ में क्या बनता है? जब आप बायो रिफाइनरी लगाते हैं तो वो सारे बेस पीने में इन सब चीजों में इस्तेमाल होते हैं। वो सारे बेस केमिकल्स, अगर हम एक बहुत सोफिस्टिकेटेड बड़ी रिफाइनरी लगा लेते हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी होती है, वैसे अगर बायो रिफाइनरी लगाते हैं तो हमें वो सारे कंपाउंड, सारे बेस केमिकल्स हमें मिलते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री छूट गई जो इस गोबर से शुरू ना हो और हमारे इस गौ महाकुंभ में नहीं आएगी? हम चाहते हैं कि वो सारी इंडस्ट्रीज आए और इसलिए ये गौ महाकुंभ पहला प्रयास है। ये जो यहां पर आपको मॉडल दिखा, ये सिर्फ हमारा पहला प्रयास है। सबको लगेगा कि ये तो बहुत ऐसे ही थ्योरेटिकल बात हो गई, इसीलिए हमने इसका सेकंड एडिशन रखा। और ये मैं गौ महाकुंभ की तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपनी व्यक्तिगत क्षमता के ऊपर आपसे कह रहा हूं। इसे आप गौ महाकुंभ का ऑफिशियल स्टेटमेंट मत समझिएगा, ये मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है कि हम अगले 6 महीने के अंदर, अगर संभव हो सका, रिसोर्सेज सारे जुड़ गए और पूरी टीम अगर एक साथ स्ट्रीमलाइन रही, तो 6 महीने में हम ये जो गोकुल ग्राम आपको दिख रहा है, इसको अगले गौ महाकुंभ में इनॉग्रेट करेंगे। और अगर टीम साथ नहीं भी हुई तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक नैनो सेलुलोज का प्लांट और लिग्निन का प्लांट आपको जयपुर के अंदर विजिट करवाने की एश्योरेंस हमारी है। आइडिया क्या है? आइडिया यह है कि थोड़ा सा भावनात्मक से ऊपर उठिए। हमने इसका थीम क्यों रखा था कि विज्ञान और सनातन का समागम, संगम। सनातन भावना थी, इसलिए आप इतने लाखों लोग यहां पर आए हैं, लेकिन आपको हमने बेसिकली धोखे से बुलाया है। क्यों बुलाया है? आप भाव से आए, भावना से आए, लेकिन हमारे इस विज्ञान को देखें, समझें, जानें, उससे परिचित हों, इसलिए हमने आपको यहां बुलाया है। इसलिए यह गौ महाकुंभ किसी भी दूसरी गाय से संबंधित मेले या किसी भी एग्जीबिशन से डिफरेंट है। इससे परिचय कराना हमारा मकसद है। आज सिर्फ परिचय भी हो जाएगा ना, मैं आपको अश्योर करता हूं, अगले 4 से 5 साल के अंदर हम इसके ऊपर सब मिलके ग्लोबल समिट करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में जाके, और वहां पर हम सिर्फ गाय से बने हुए दीपक या गाय से बने हुए आर्टिकल्स, या सबसे पहले ये नहीं बोलेंगे गौ माता से बना हुआ है, नहीं, आप में से कोई होगा जो ह्यूमिक एसिड की यूनिट लगाएगा और वहां पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ में एग्रीमेंट साइन करेगा, कोई फार्मा कंपनी से डील करेगा, कोई डील करेगा कार्बन नैनो पार्टिकल सेमीकंडक्टर्स से। और ये मैं बहुत भरोसे के साथ बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि ये सिर्फ मैंने वीडियो देखकर आपको नहीं रिसर्च सुनाई है। वीडियो की डेट है 1 जून 2025 और मैं आपको कमर्शियल प्रोडक्शन का वो प्रोडक्ट दिखा रहा हूं जिसे बायर्स ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। तो आप यहां से एक भरोसा लेकर जाइए। सबसे पहली चीज, मैसेज नंबर 1, हमने जो किताब लिखी है काविज्म, गौवाद, द कन्फ्लुएंस ऑफ साइंस, सनातन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी गौवाद, विज्ञान, सनातन और सतता का महासंगम, यह हमारे इस गौ महाकुंभ का थीम भी था। और यह किताब लिखने की वजह यह थी, जब आप इस किताब को देखेंगे, अभी इसका इंग्लिश एडिशन है, अगले 10 दिन के अंदर हम इसका हिंदी एडिशन भी लेके आएंगे। भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा पद्धति में एक नया परिवर्तन किया है। 2047 तक हम चाहते हैं कि वो पुराने सारे अवशेष जो हमें हमारी दास्ता गुलामी की आजादी, गुलामी की याद दिलाते हैं, वो सब खत्म हो, वो हमारी शिक्षा नीति में भी आए। गौ विज्ञान के ऊपर हमारे पास कोई किताब नहीं थी, आज हमारे पास किताब है। ये किताब एक यूनिवर्सिटी के लिए भी है, ये एक, इसमें आईआईटी से लेके और जितनी रिसर्च है वो भी है। इसके अंदर वो जीवामृत भी है जिसके बारे में आपने यहां से सुना।
सब कहते हैं मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, मैंने वो प्रोडक्ट बनाया। अगर गौ माता सबकी है, अगर वो सबकी मां है, तो कोई भी प्रोडक्ट किसी का पेटेंट हो ही नहीं सकता। इसलिए ये नैनो सेलुलोज भी किसी का पेटेंटेड प्रोडक्ट नहीं है। पेटेंट इसलिए कि ये भारत का प्रोडक्ट है। इस सोर्स लिखा हुआ है कि इसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता क्या है। अगर उसके अंदर कोई श्लोक लिखा हुआ है, वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, मनुस्मृति, जितनी भी किताबें अब तक लिखी गई हैं, हमारे महाकाव्य, धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सब के सारे रिसोर्स इस किताब के अंदर मेंशन किए गए हैं। इस किताब को इस तरीके से लिखा गया है कि यह किताब अगर हमारे कोई संत समाज के व्यक्ति पढ़ते हैं तो ये उनके भी विषय से शुरू होता है और कहां खत्म होता है, उस आईएएस के लिए, उस नीति आयोग के लिए, उन प्रधानमंत्री के लिए, उन पीएमओ के लिए, उन भारत की अर्थव्यवस्था को तय करने वालों के लिए जो बहुत लर्नड लोग हैं, जो बेसिकली भारत की नई शिक्षा नीति बनाते हैं। हम उन्हें भारत की नई मिशन गोबर शक्ति बनाना चाहते हैं। उसके लिए एक रोड मैप है कि 2047 में विकसित भारत 2047 विजन के अंदर भारत की जो गौमय शक्ति है, जो गोबर की शक्ति है, गौमूत्र की शक्ति है, उसे किस प्रकार इस्तेमाल करना है। खो की बातें नहीं, एनफ, काम करना है, आज से करना है। एक योगी जी आए थे, उन्होंने कहा था यही समय सही समय, बातों के लिए नहीं, आप लोगों को ग्राउंड पे काम करना है, एकदम एकजुट होकर इन प्रयोगों को अपने गौशाला के अंदर इस्तेमाल करना है। हर गौशाला के अंदर छोटी छोटी लैब बनाइए और सबको प्रयोग करके देखिए। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, रिसोर्स लिखा हुआ है, लेटर लिखिए, प्लेटफॉर्म्स पे बात कीजिए। हो सकता है उस रिसर्च में आप कुछ नया बना लें। जीवामृत अब तक खोजा, हो सकता है उससे आप 10 गुना बेटर कुछ बना लें, लेकिन प्रामाणिकता जरूरी है। अगर मैं कह दूं कि सिर्फ हाँ ये नैनो सेलुलोज होता है, इसे डाल दोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। जब भी कोई मुझसे ये प्रोडक्ट खरीदता है तो मुझसे क्या मांगता है पता है? सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। सर इसका पीएच कितना है, पार्टिकल साइज कितनी है, इसकी टेक्निकल डाटा शीट क्या है, इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या है। कस्टम डिपार्टमेंट मुझसे इसके बहुत सारे सीए नंबर पूछता है। ये सारे पेपर जब मैं 40 पेज का डॉक्यूमेंट देता हूं ना, तब वो मुझसे सिर्फ एक चीज पूछता है, सर प्राइस क्या है। और इस पूरे एपिसोड में मैं कहीं मेंशन नहीं करता कि इसमें गौ माता है या इसमें गोबर का कुछ है या इसमें हमारा सनातन का है, नहीं। सनातन ने तो सोर्स दिया है। आप सबने यहां 4 दिन तक सुना होगा कि गाय हमारी माता है। सबके अपने अपने उल्लेख थे, सबके अपने अपने लॉजिक्स थे, सारे लॉजिक बिल्कुल सही हैं। मुझसे अगर आप एज ए साइंटिस्ट लॉजिक सुनेंगे तो मैं अपना लॉजिक बता देता हूं। अगर आपकी मां होती है और मां के पास में सिर्फ एक रोटी है और बच्चा भूखा है, तो मां को क्या करना चाहिए? या लॉजिकली कोई भी मां क्या करेगी? क्या वो पूरी रोटी अकेली खाएगी या पूरी रोटी बच्चे को खिलाएगी या कुछ और उपाय सोचेगी? मुझे लगता है कि वो आधी करेगी, आधी खुद खाएगी और आधी बच्चे को खिलाएगी। क्यों? क्योंकि अगर खुद नहीं खाएगी तो 5वें दिन बच्चा 100% भूखा रह जाएगा, क्योंकि उसे और कौन खिलाएगा। और अगर खुद खा लेगी तो बच्चा 5 दिन बाद नहीं रहेगा, राइट। दूसरा, जब कोई भी मां अपने छोटे बच्चे को, चाहे वो 50 साल का ही बच्चा हो, लेकिन जब उसे अपने हाथ से खिलाएगी तो क्या करती है? रोटी को ऐसा बारीक 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 चूरन बना देती है, आराम से खा पाए। वो भूल गई है कि बच्चा अब 2 महीने का नहीं है, वो 20, 22, 25, 50 साल का हो गया है, राइट। तो उसकी भावना हमेशा 2 महीने से लेके और 200 साल तक के बच्चे के लिए एक रहती है। अब बोलेंगे इस कहानी का मतलब क्या हुआ? मैं अपनी रिसर्च से बता रहा हूं क्यों देसी माता का गोबर ही अच्छा है इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए। गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम इस प्रकार का है, जब हम उसे रोटी खिलाते हैं या कोई भी चारा खिलाते हैं तो वो बड़े कोर को खुद खाती है। किसी भी शेप में आप भूसा या चारा डाल दीजिए, वो उसे खुद लेती है। क्या करेगी? सबसे पहले चबाएगी, यानी क्रशिंग। अगर मैकेनिकल भाषा में बोलूं तो क्रशिंग, किसी भी चीज को बारीक पीसना। उसके बाद क्या करेगी? जुगाली करेगी, यानी कंपार्टमेंट में जाएगा, कुछ सलाइवा ऐड होगा, कुछ एंजाइम्स ऐड होंगे, उसके बाद वापस आएगा, जुगाली चलती रहेगी। इसे हम मैकेनिकल भाषा में बोलते हैं मल्टी पास ग्राइंडिंग, जिसके लिए एक बहुत महंगा इक्विपमेंट आता है। उसके बाद में यह जाता है उसके अगले डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहां पर क्या होता है, जितना उसने खाया, जितना उसको बारीक किया, उसके 50% का वो बाकायदा 40 to 45% डिवाइड कर लेती है
सिर्फ उस 45 to 50% को ही वो लिग्निन और सेलुलोज के बॉन्ड को सेपरेट करती है। सेलुलोज सेपरेट करती है, वो सेलुलोज बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसका खाना बनता है। और जो लिग्निन था वो वेस्ट रह जाता है। और बाकी बचा हुआ क्या हुआ? वो बाकी बचा हुआ जो पिसा हुआ मटेरियल था वो गोबर की फॉर्म में हमें दे देती है। और ये जितना कुछ मैंने आपको बताया साइंटिफिक और कमर्शियल, ये बेसिकली उसी 50% गोबर में से निकला हुआ है। तो वो गौ माता की वो रोटी है जो आधी उसने खाई, आप जो मर्जी खिला दो, वो आधा ही डाइजेस्ट करेगी, आधा गोबर की फॉर्म में दे देगी। इसलिए दिया था कि हमें समृद्धि आए। मां आपको इसलिए खाना खिलाती है कि आपको समृद्धि आए, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, हर प्रकार के। और इसीलिए कहा गया था गौ में वसते लक्ष्मी। जब वो गोबर निकाला गया तो शास्त्रों में लिख दिया था लक्ष्मी यही है, लेकिन हमने लक्ष्मी का मतलब क्या समझा? पैसा। जब देखा तो गोबर में पैसा नहीं था, गोबर में बदबू थी, गोबर का एक अलग सा कलर था, थोड़े टाइम बाद गोबर सड़ रहा था, उसमें जीवाणु आ रहे थे, बहुत सारी चीज आ रही थी। नतीजा क्या हुआ? हमने दिमाग में गोबर एक प्रोडक्ट नहीं है, एक परसेप्शन है। गौ महाकुंभ, जयपुर की आबादी 50 लाख के ऊपर है। अगर सिर्फ अकेला जयपुर भी यहां पर अगर उलट पड़ा होता ना तो हमारे पास जगह नहीं बचती यहां पर। और उसमें से भी अगर मैं धार्मिक आबादी का कैलकुलेट कर लूं तो मेरे ख्याल से 25 लाख 30 लाख के ऊपर होगी। क्यों नहीं थे वो लोग यहां पर? क्योंकि उनके लिए गाय और गोबर जो है, छोड़ो क्या मतलब का है। गोबर का नाम भी सुनते हैं तो एक ब्राउन कलर का बदबूदार प्रोडक्ट सामने आता है, बिल्कुल बदबू होती है, लेकिन जैसे ही ड्राई होता है बदबू खत्म हो जाती है। अरे ड्राई होने का पेशेंस तो रखो, इतनी टेक्निकल चीज यहां तक आने का सामर्थ्य तो रखो। एक बार सेशन देखे होते, हमारे टेक्निकल सेशंस की क्वालिटी देखी होती, सुने होते सेशन। इस सेशन को सबसे आखिर में क्यों रखा गया? ये इस गौ महाकुंभ का सबसे आखिरी सेशन है। इसलिए रखा गया कि पहले आप में वो भावनाएं जागनी चाहिए 4 दिन। अब यहां से लेकर जाइए ये जो हमने आज आपको बताया। मैं आपको बताता हूं, ये प्रोडक्ट भले ही 9 करोड़ का हो, हमारा गोकुल ग्राम 100 करोड़ का हो, लेकिन इसमें हर वो व्यक्ति जिसकी जेब में 5 लाख रुपया या 1 लाख रुपया भी है, वो सब इस सप्लाई चेन से जुड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की ही बताता हूं, किसी ने मुझसे कहा यार आप तो बेवकूफ बना रहे हो, ये गोकुल ग्राम का यहां पर मॉडल बना दिया, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप दावा कर रहे हो, कैसे करोगे इसको? आपकी जेब में 100 करोड़ रुपया है क्या? बिल्कुल विनम्रता के साथ बोला 100 करोड़ रुपया नहीं है। तो फिर होगा कैसे? हो सकता है क्या? मैं आपको बताता हूं। इस पूरे प्रोजेक्ट को जब आप डिटेल में समझेंगे, सबसे मेजर कॉस्ट क्या है? लैंड। एक हमारे व्यक्ति मिले और उन्होंने कहा साहब मेरे पास में 50-60 एकड़ की लैंड पड़ी हुई है, एग्रीकल्चर या शायद नॉन एग्रीकल्चर भी हो, हम डेवलप कर लेंगे, हमारे पास गोबर की ऐसी शक्ति है। तो किसी ने लैंड दी, लैंड दिया ने कितना हो गया? तकरीबन 20 करोड़ रुपया हमारा 100 करोड़ में से कम हो गया। चलो 20 करोड़ का तो इंतजाम हुआ, हमारे पास बहुत सारे लोग 20 करोड़ रुपए बैठे हुए हैं, राइट? जमीन सबके पास है। फिर दूसरी बात हुई कि अब हमें गाय पालनी है, अगर इतना गोबर प्रोड्यूस करना है, इतना हमें यूरिन प्रोड्यूस करना है, इतना दूध प्रोड्यूस करना है, जो हमने यहां पर प्लांट गोकुल ग्राम में मेंशन किए हुए हैं, हमने कैलकुलेट करके देखा कि कम से कम 2500 गायों की जरूरत है। तो 2500 गाय अगर हम अच्छी उन्नत नस्ल की खरीदने गए तो भाई साहब हमारे कम से कम कितने लग जाएंगे? 50 करोड़ रुपए, क्योंकि उन गाय के लिए उतना शेड भी बनेगा, खाना पीना सारी व्यवस्था बनेगी। तो हमने दूसरा मॉडल अपनाया। भारत सरकार एफपीओ और एसएचजी का इस्तेमाल करती है। हमने एक एजेंसी को हायर किया और उनसे कहा कि क्या आप हमें 250 ऐसे लोग ढूंढ के दे सकते हैं क्या जो गौपालक हो, लेकिन आपको इस 66 एकड़ की परिधि के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर सर्किल में आपको हमें ऐसे 250 लोग देखने हैं। एफपीओ को तो काम मिल गया। बोले भाई साहब हम तो लोगों के बीच में ही रहते हैं, तभी तो हम एफपीओ बनाते हैं। नतीजा क्या हुआ? उन्होंने अपना काम किया और 250 लोग ढूंढ के दे दिए जो अच्छे गौपालक हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि वो खरीदेंगे कैसे? तो हमने एसबीआई से बात की। एसबीआई ने कहा कि हमारे पास 5000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्रीज के लिए अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट ही नहीं है। एकदम मिनिमम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, बिना किसी गारंटी के, क्या 10 से 20 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं क्या?
जिसमें वो 10 से 20 गायें परचेज करेंगे, देसी गायें परचेज करेंगे, शेड बनाएंगे। उनको मजा आ गया, उन्होंने कहा हमें तो बैठे बैठे 50 करोड़ का धंधा मिल गया। तो हमने उस 50 करोड़ को 250 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 70 करोड़। हमारी लायबिलिटी कितनी बची हुई है अभी? सिर्फ 30 करोड़। और उसमें भी हमने क्या किया कि भाई ये कौन सी गायें रखेंगे, तो हमने सबसे पहला अगला प्लांट डाला, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का कॉन्सेप्ट सोचा। अभी आपने एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स सुने। हमारे पास एक्सपर्ट्स की ऐसी टीम है जिन्होंने यो मान लीजिए राजस्थान में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट शुरू किया, डॉक्टर लाल सिंह जी। तो उन एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर काम किया, इतना सस्ता कर दिया कि हमने कहा कि हम ही जो है। फिर हमने स्टार्ट किया स्किल यूनिवर्सिटी, कि अब इन लोगों को सिखाना है। क्या सिखाना है? कि गौपालन करना कैसे है। अब गौपालन में कौन सी रॉकेट साइंस है, लेकिन गौमूत्र कलेक्ट कैसे करना है, गोबर कलेक्ट कैसे करना है कि उसमें इंप्योरिटीज नहीं जाएं, गाय की बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे सेट करनी है कि वो उसी टाइम पे गौमूत्र दे या उसी टाइम पे गोबर करे, वो सारी ट्रेनिंग्स। क्या कैटल फीड होगी, वैक्सीनेशन, मेडिकेशन कैसा होगा, उन सारी चीजों के लिए हमने स्किल यूनिवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट निकाला कि हम इनको ऑफिशियली ट्रेनिंग देंगे, सर्टिफिकेट्स देंगे। तो माइक्रो फाइनेंस कनेक्ट हुआ, स्किल डेवलपमेंट कनेक्ट हुआ, बैंकिंग कनेक्ट हुआ। जब हमारे पास ये हो गया तो हमने उनसे कहा कि हम आपके तीनों प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे, प्रीमियम पे परचेज करेंगे। मिल्क की सप्लाई चेन के लिए हमने जो मिल्क की बड़ी कोऑपरेटिव्स हैं उनसे बात की। गोबर के लिए मैं आगे आया, यूरिन के लिए कोई और दूसरे साइंटिस्ट जो कमर्शियल कर चुके हैं वो आगे आए। कैटल फीड हमने खुद ही वहां तैयार करना शुरू किया। तो पूरी की पूरी एक इकोसिस्टम बनाया, और यही इकोसिस्टम वहां मॉडल की फॉर्म में है। अब मैंने जो आपको समझाया उस दृष्टि से देखिए, अब वापस हॉल ए में जाइएगा और उस मॉडल को देखिएगा। अब आपको सारी चीजें जीवंत होती दिखेंगी, सिर्फ हवाबाजी नहीं है। और वो 100 करोड़ किस तरीके से घट के कितना आ गया? 30 करोड़। उस 30 करोड़ में से 9 करोड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बचा कितना? 21 करोड़। देवाराम जी कहते हैं कि हम उसके अंदर जो भी 1 करोड़ 2 करोड़ लगेगा हम लगाएंगे यूरिन की यूनिट। कहने का मकसद लोगों का सामर्थ्य गिनाना नहीं है, यह संगठन की शक्ति है। आज से कुछ टाइम पहले तक श्वेत क्रांति ऐसे ही नहीं आई। अमूल ब्रांड है, उसके पीछे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, तब जाकर उसका वैल्यूएशन आता है कंपनी का। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इस पे यकीन करो, लेकिन आप इस विचार को यहां से लेके जाओ। ये गौ महाकुंभ का टैग है जो हम आप लोगों को देना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने इतने महीने मेहनत करके और आप लोगों को यहां आमंत्रित किया था। इस टैग को, इस सोच को लेके जाइए। इस किताब में से जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, जितने प्रयोग कर सकते हैं करिए। और जब गौ महाकुंभ का अगला एडिशन हो, अपनी सारी तैयारियों के साथ आइए, सारे सवालों के साथ आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। गौ महाकुंभ की वेबसाइट के साथ या ऑर्गेनाइजर्स के साथ डायलॉग को कंटिन्यू रखिए। ये गोकुलग्राम हम नहीं बना सकते, हमारे पास 100 करोड़ रुपया नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर बना सकते हैं। संजय जी का सपना है कि ये 9 लाख गौवंश होगा। अरे हम 9 लाख गौवंश कैसे बना सकते हैं, हम कैसे पालेंगे? ये हम सबको मिलकर पालना पड़ेगा। हम तो टेक्नोलॉजी से ईटी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो सिखा सकते हैं। हम ये गोबर की उपयोगिता आपको सिखा सकते हैं, टेक्नोलॉजी से फैमिलियर कर सकते हैं। नहीं है हमारे पास 100 करोड़ रुपया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 10,000 करोड़ का राजस्थान सरकार के साथ में, राइजिंग राजस्थान में एमओयू किया। इसलिए नहीं किया कि हमारी जेब में 10,000 करोड़ है, इसलिए किया कि सरकार को यह समझ में आए कि गोबर की, गाय की अर्थव्यवस्था 10,000 करोड़ की तो अकेले राजस्थान में है और हम करके दिखा देंगे। टाइम ही तो लगेगा ना, 5 साल लगेंगे ना, कोई बात नहीं। हम पहले अपना बना रहे हैं, अपना पैसा जला रहे हैं। संजय जी अब तक 15 करोड़ रुपए जला चुके हैं अपनी जेब का। आज तक किसी से कोई चंदा नहीं लिया, कोई लोन नहीं लिया। जब उन्होंने ये सारी हमारी वायबिलिटी देखी, टेक्निकल, फिजिबल, अडेप्टिबिलिटी, हमारा सामर्थ्य देखा, हम लोगों का कंट्रीब्यूशन देखा, जब एसबीआई वहां हमारे विजिट करके आया बिचून के अंदर, तब उनको समझ में आया। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? बोले साहब आप 20 लाख का लोन हमसे कोलेटरल फ्री मांग रहे थे, अरे आप अपना प्रोजेक्ट लेके आइए, हम आपको 20 करोड़ का लोन कोलेटरल फ्री देने को तैयार हैं। ये एसबीआई है। मैं चाहता हूं ये गौ विज्ञान 2.0 मैंने आपके सामने गौ विज्ञान 1.0 आने से पहले इसलिए रखा
कि हमें गो 2.0 के बाद 3.0 पे नहीं जाना। किसी ने कहा था सारे रिसर्च हो चुके हैं, सारा विज्ञान हो चुका है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, हमें रिसर्च नहीं करनी है। ये जो रिसर्च हो गई है उसे एक स्टेप नीचे लेके जाना है। और क्या बनाना है अब? गौ विज्ञान 1.0। वो 1.0 जिसमें हमारी गांव की महिलाएं, जिनको हम ही ने एक पुरुषवादी समाज के तौर पे क्या कहा था, मैं भी खेत पे चलूं, अरे नहीं तू रहने दे, तू तो गाय गोबर का काम कर। ये हमारे ही शब्द थे, हमें शर्म आनी चाहिए, लेकिन हमने किया ये। आज उन्हीं जो मातृशक्ति है, जिनका काम हमने गोबर के लिए दिया था, अब इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमारा एक लक्ष्य है कि इस पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी टेक्नोलॉजी को हम उन्हीं को सिखाएं और वही अपने प्लांट्स रन करें। इस पूरी टेक्नोलॉजी को हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, छोटे छोटे स्तरों में बांट रहे हैं, ताकि उसमें 5 लाख लगाकर भी लोग जुड़ सकें, 50 लगाकर भी जुड़ सकें, उसमें कम जानने वाला भी जुड़ सके और ज्यादा जानने वाला भी जुड़ सके। तो हम महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर एक साथ अगर कोई सोल्यूशन मिल रहा है तो वो मिल रहा है हमें गौमाता से, वैज्ञानिक आधार पे। जब आपकी धार्मिक सनातन भावनाएं और ये गौ विज्ञान 2.0 का जो एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको सिर्फ दिया है, ये कहानी शुरू हुई है, खत्म नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय की बाध्यता है। मैंने वैसे भी अपनी सीमा से, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में ये समय आपसे लिया है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये बात आप लोगों की जाननी जरूरी थी। ये जो 2.0 है, अब इसको 1.0 पे लेके जाइए, आप सब गौ विज्ञानी बने। ये किताब आपको हेल्प करेगी। कोई भी पूछे क्या कर रहा है तो कह सकते हो कि भाई वो एक पेपर छपा हुआ है, उस बुक के अंदर फलानी यूनिवर्सिटी ने छापा हुआ है, उसमें ये फॉर्मुलेशन लिखा हुआ है, मैं खुद कर रहा हूं। तो कोई ये नहीं आपको कहेगा अरे यार तू तो खुद ही कुछ भी बनाता रहता है और कुछ भी कहता रहता है। नहीं, अब आप एक्चुअल में गौ विज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि आप एक पेपर को रेफरेंस लेकर रिसर्च कर रहे हैं, अपने इक्विपमेंट्स अपने खुद डिजाइन कर रहे हैं। तो मेरा मकसद यहां पर आप सबको गौ विज्ञानी बनाना है, और यह किताब उसकी एक टेक्स्ट बुक मात्र है। ऐसी हजारों किताबें हम सब मिलकर लिखेंगे, लेकिन ऐसा कि कोई हमारे ऊपर हंस ना सके। अगर किसी का कोई सवाल हो, मुझे पता है बहुत सारे होंगे, हम सवाल ले नहीं सकते हैं, लेकिन अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी एफर्ट लीजिएगा, अपने सवालों को पेपर पे लिखिएगा और रजिस्ट्रेशन डेस्क पर छोड़कर चले जाइएगा अपने नाम और नंबर के साथ। हमारी टीम आपके हर सवालों के जवाब देगी। यहां से जो लेके जाने वाली चीज है वो इस गौ विज्ञान के परिचय को लेकर जाना है। आप लोगों ने पूरे धैर्य से सुना। मुझे नहीं पता था कि इस सब्जेक्ट के ऊपर ये हॉल, ये पूरी कुर्सियां भर सकती हैं, लेकिन ये भर गई। आप लोगों ने साबित कर दिया कि बेसिकली हमारा गौ महाकुंभ सक्सेस हो गया है। थैंक यू वेरी मच। अब हम दिल से बोलेंगे गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ विज्ञानियों की। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ